तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि फोर्सेस उनका फिर टाइप्स लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद हमने उसको एडिशन करने का एक तरीका पढ़ा, हेड टू टेल रूल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि एक फोर्सेस को दो कंपोनेंट में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम। तो आइए इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी कि बेसिकली ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी भी एक फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसे हम कहते हैं कि ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब कोई भी एक फोर्स है, सपोज एफ, तो उसके जो कंपोनेंट बन सकते हैं वो बन सकते हैं दो, एफ एक्स और एफ वाई। यानी कि एक होगा जो वाई डायरेक्शन में, ये जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा होगा वाई डायरेक्शन में जैसे कि ये। तो ये इसके किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट बनने। अब जो एफ एक्स होता है उसके साथ जो हम रेशो, अब एफ एक्स की अगर हमें वैल्यू यानी कि निकालनी हो, फोर्स की वैल्यू हमें मिली हुई होगी, तो यहाँ पर रखेंगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके साथ रखेंगे कॉस रेशो और डिग्री, यानी कि कितनी एंगल दी हुई है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई जो होगा उसके साथ जो रेशो लगेगा साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब नोट क्या है कि ये इजी है, फोर्स को दो कंपोनेंट्स में हम जो रिजॉल्व कर सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई। और फोर्स ही नहीं, यानी कि हर वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स है तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। एफ एक्स जो होता है वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, एफ वाई जो होता है वो एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। नोट बोथ द कंपोनेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ये बात हमने याद रखनी कि एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों के बीच में हमेशा जो एंगल होगी वो होगी 90 डिग्री। ये एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी, फोर्सेस को रिजॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन सी चीज़ थी जिसने हमें नीड दिलाई कि हम इसको रेजोल्यूशन यानी कि इनको कंपोनेंट्स में यानी कि इनको रिजॉल्व करें। तो एक चीज़ ये है कि कोई भी एक आप बॉक्स ले लें, सपोज ये कोई भी तीन बॉक्स ले लें, 1 2 3, तो इन पर लगाएं फोर्स कोई भी। अच्छा, बॉक्स 1 पर यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। बॉक्स 2 पर ऊपर से फोर्स लग रहा है, और 3 पर ये ऐसे इंक्लाइन फोर्स लग रहा है। इंक्लाइन फोर्स है ये, थोड़ा यहाँ पे गलत बन गया। अच्छा अच्छा, अब जो ये 1 बॉक्स है इसमें जो मोशन होगा ना वो मैक्सिमम होगा, यानी कि इसको फोर्स डायरेक्ट लग रहा है 0 एंगल पर ये। अच्छा, फोर्स का जो फार्मूला एफ इज इक्वल टू, नहीं, वर्क का जो फार्मूला होता है, वर्क, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। यानी कि वहाँ पर एक एंगल का जो है ना वर्क तभी परफॉर्म होता है जब डिस्प्लेसमेंट जो हो, कोई भी जिसम डिस्प्लेसमेंट उसमें आए, यानी कि वो कोई डिस्टेंस तय करे, तो भी हम कहते हैं कि ये वर्क हुआ है। तो अब इसको 1 को देखें आप, 1 में क्या होगा, ये 1 में फोर्स जो ये लग रहा है और ये जो बॉक्स है, इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो इसमें जो मोशन प्रोड्यूस होगा वो होगा मैक्सिमम, यानी कि 0 डिग्री पर जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो होता है मैक्सिमम। और फिर यहाँ पर आए 90 डिग्री ऊपर से फोर्स लगेगा, तो 90 डिग्री पर जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो वो कभी भी मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, कोई डिस्टेंस उसको मोशन में नहीं लाएगा। जैसे कि आप देखें कोई कार हो, उसको जब धक्का लगाना होता है तो हम पीछे से लगाते हैं, यानी कि 0 डिग्री बनती है हमारा फोर्स और कार के यानी कि बीच में जो 0 डिग्री, इसीलिए वो उसको हम धक्का लगा सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यही फोर्स ऊपर से लगाएं कार पर, ऊपर से 5-6 बंदे बैठ जाएं, तो क्या वो मूव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स जब 90 डिग्री पर लगेगा तो वो मोशन प्रोड्यूस नहीं करता। अब सवाल ये है कि जब फोर्स 0 डिग्री पर लगता है तब मोशन प्रोड्यूस होता है, और जब यानी कि 90 पर लगता है तो मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। जब इंक्लाइंड लगेगा, यानी कि इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, तो मोशन प्रोड्यूस हो रही है, मोशन प्रोड्यूस हो रही है जब फोर्स इंक्लाइन लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ना तो फोर्स 0 डिग्री पर है ना 90 डिग्री पर है, फिर भी मोशन हो रही है, मोशन प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स। तो यहाँ पर हमें जो आइडिया मिला वो कंपोनेंट का मिला, यानी कि ये जो फोर्स इंक्लाइन लग रहा है इसका जो
पूरा का पूरा इफेक्ट है ना वो इसको मोशन नहीं दिला रहा है, यानी कि जितना फोर्स है उतना मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जितना फोर्स उतना मोशन 0 डिग्री पर, लेकिन 90 डिग्री जब होगी तो जितना फोर्स होगा उतना मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, मोशन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट्स में जाएगा, ये फोर्स जो इंक्लाइन होगा कंपोनेंट्स बनेंगे इसके एफ एक्स एफ वाई। अब जो वाई वाला कंपोनेंट है वो बनाएगा इसके साथ 90 डिग्री, उसका कोई रोल नहीं है इसे मोशन प्रोड्यूस करने में। यहाँ पर जो मोशन प्रोड्यूस होगा उसमें इस y कंपोनेंट का कोई भी रोल नहीं, सारा रोल होगा x कंपोनेंट का, क्योंकि x इसके साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो जो x कंपोनेंट का जो वैल्यू निकलेगा वही इसमें, वो जितना वैल्यू होगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड है, वो इसको मोशन में ला सकता है, इंक्लाइंड फोर्स है। बाकी y वाला जो कंपोनेंट होता है उसका कोई यानी कि रोल नहीं होता मोशन प्रोड्यूस करने। तो बेसिकली ये है कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि दो कंपोनेंट का कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसे हम यानी कि समझने की कोशिश की। तो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के दो होते हैं, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर एक प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। A man is pushing a wheelbarrow on a horizontal ground with a force of 300 Newton, making an angle of 60 degree. अब कोई भी बंदा है, वो व्हील चेयर है, यानी कि व्हील चेयर को कहते हैं, तो उसको यानी कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर मूव करा रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 300 न्यूटन्स, 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। और एंगल जो है फोर्स और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रही है वो है 60 डिग्री विथ ग्राउंड। वाट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। अब वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने मालूम करने हैं। तो वही प्रॉब्लम करने का वही जो हम करते आ रहे हैं, पहले डेटा लिखेंगे, फोर्स मिला हुआ है, एंगल मिली हुई है, एफ एक्स एफ वाई हमें मालूम करना है। तो फार्मूले लिखेंगे पहले। तो फार्मूला एफ एक्स का फार्मूला था एफ कॉस थीटा, एफ वाई का फार्मूला था एफ साइन थीटा। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो एफ एक्स जब हमें मालूम करना होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब एफ की जगह पर जो मैग्नीट्यूड मिला हुआ है वो लिखेंगे फोर्स का, जो है 300 न्यूटन। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है कि ये 300 न्यूटन, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो ये होगा 300 न्यूटन एफ की जगह पर इसका मैग्नीट्यूड, और एंगल रखी हमने कॉस 60 डिग्री, वही एंगल हमें मिली है। अब कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.5। ये हम पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़कर आए हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0.5। अब 300 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो जो एफ एक्स कंपोनेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा 150 न्यूटन। सेम तरीके से अगर हम एफ वाई मालूम करें तो सेम फोर्स वही रखेंगे 300 न्यूटन, एंगल रखेंगे साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.866। तो 0.866 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा 259.8। Therefore horizontal and vertical components of pushing forces are, अब horizontal force component जो है वो 150 है, vertical जो है 259.8 है। अच्छा, पीछे हम एक पॉइंट पढ़ के आए थे, नोट था कि जो वेक्टर की एडिशन है वो सिंपल रूल्स के अपोजिट होती है। वो यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि देखें टोटल फोर्स कितना है 300 न्यूटन, और 300 अगर सिंपली, तो इसका एक कंपोनेंट बन रहा है 150 का, दूसरा बन रहा है 259.8 का। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 300 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये कोई रूल, सिंपल मैथमेटिक्स के जो रूल हैं वो उसको फॉलो नहीं करता, ये एंगल पर डिपेंड करता है, उसी के मुताबिक इसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये था प्रॉब्लम, इजी वे से समझ में आ गया होगा। इजी है, कोई इतना आसान मुश्किल कोई है नहीं। अच्छा, उसके बाद है कि हम पढ़ के रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि एक फोर्स के दो कंपोनेंट हम कैसे बना सकते हैं। अब इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे हम। क्या वहाँ पर था एक फोर्स मिला हुआ होगा, उसके दो कंपोनेंट कैसे बनाने हैं हमने। यहाँ पर क्या है कि दो कंपोनेंट्स मिले हुए होंगे, उसका रिजल्टेंट फोर्स हमने कैसे निकालना है। तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। इसे कहा जाता है डिटरमिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसे कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। उसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम समझते हैं। एंड दिस इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ द रेजोल्यूशन। ये तो बात क्लियर होगी, रेजोल्यूशन का अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स के दो कंपोनेंट बना रहे थे, यहाँ पे दो कंपोनेंट का एक फोर्स बनाएंगे। It is perpendicular component. If the perpendicular components of forces are known,
then the process of determining the force itself from the perpendicular components is called composition. अब जब भी हमें दो कंपोनेंट मिले हुए हों परपेंडिकुलर और उनसे हम रिजल्ट जो फोर्स है एक्चुअल फोर्स उसको मालूम करें तो हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि ये है कौन सा प्रोसेस, ये है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो ये बेसिकली एक्स का एक कंपोनेंट मिला हुआ होगा, दूसरा मिला हुआ होगा। तो अच्छा ग्राफिकली इसको देखेंगे तो ये वही रूल होगा सेम जो पीछे पढ़ के आए, हेड टू टेल रूल। और ये एनालिटिकली हम देख रहे हैं तो ये ऐसे होगा। दो मेथड पढ़ के आए, एक ग्राफिकल मेथड था, एक एनालिटिकल मेथड था एडिशन ऑफ फोर्सेस का। तो ग्राफिकल हेड टू टेल रूल और एनालिटिकल में हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अब फोर्स, अब दो कंपोनेंट मिले हुए होंगे हमें, कौन से एफ एक्स एफ वाई। तो एफ एक्स एफ वाई से हमें अगर एफ निकालना है तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि एफ इज इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अंडर रूट में एफ एक्स लें, उसका स्क्वायर प्लस एफ वाई, इन दोनों ऐड करें, उसका अंडर रूट निकालें तो एक्चुअल फोर्स, तो यानी कि फोर्स को निकालने के लिए हम उसके दो कंपोनेंट जो हैं परपेंडिकुलर वो यूज़ करेंगे। तो एफ एक्स यानी कि जैसे हमने बताया एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वो एक्चुअल जो फोर्स है वो मिल सकता है। तो उसके बाद जो है कि एंगल कैसे निकाल, अब वहाँ पर क्या था, हमें दो कंपोनेंट मिले हुए होते थे, एंगल मिली हुई होती थी, फोर्स मिला हुआ होता था, एंगल मिली हुई होती थी, हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालते थे। यहाँ पे हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिले हैं, हमें फोर्स भी निकालना है, एंगल भी निकालनी है। तो फोर्स इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और एंगल निकालने का जो हमारा फार्मूला वो है कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, यानी कि एफ वाई का जो कंपोनेंट है वो डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल जो होगी टेन इनवर्स। अब ये इनवर्स कैसे निकालते हैं, एक तो ये एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब जो एफ एक्स का वैल्यू होगा उसको डिवाइड करेंगे एफ वाई के वैल्यू से, कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू बिल्कुल ही यानी कि नंबरिंग में होगा, कोई भी वैल्यू होगा। तो थीटा उसमें से एंगल निकालने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ वहाँ पे अब टेन इनवर्स का ऑप्शन दिया होता है। टेन इनवर्स लगाकर जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा एफ वाई अपन एफ एक्स से वहाँ पर पुट करेंगे और एंटर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा एंगल का, कि एंगल इन दोनों के बीच में कितनी है। तो ये है एक उसका ही रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का जो रिवर्स प्रोसेस है वो है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये ऐसे ही यानी कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, बस फार्मूला ये दो जो हैं याद करने की कोशिश है। उसमें भी दो फार्मूला है, इसमें भी दो फार्मूला, ये याद हो। बाकी कॉन्सेप्चुअल है जो आपने समझ लिया। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। तो वही सेम जो होता है जैसे कि हर टॉपिक के एंड में हम पढ़ते हैं व्हाट इज मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मतलब क्या है कि एक फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना, यही है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हाउ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपोनेंट्स। अब डायरेक्शन कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये प्रोसेस, ये वाला सेम प्रोसेस जो हम पीछे पढ़ के आए, कौन सा, ये डायरेक्शन ऑब्टेन करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपन वाई, जो ये फार्मूला है यहाँ से हम डायरेक्शन, यानी कि हमें एंगल मिल गई तो मतलब डायरेक्शन मिल गया। बेसिकली डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। एंगल कैसे मालूम करेंगे, तो एंगल का फार्मूला ये है, यहाँ से हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपके ये असेसमेंट क्वेश्चन भी पूरे हुए और यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और आगे एक और लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।